हेलो एवरीवन, होप सो यू ऑल आर स्टडिंग वेल। देखो, ये हमारा जो है कौन सा वाला पोर्शन है रे, क्लास 12th का फुल सिलेबस। यहाँ पर से एक्सपेक्टेड जो है मुझे 23 से 24 क्वेश्चंस तक है अपनी स्नीट में। 23 पर तो तुम श्योर ही मान करके चलो, ठीक है। तो इस पेपर से मिलता जुलता, मैं ये तो कभी नहीं कहूंगा कि यही सब क्वेश्चंस, हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली मिलते जुलते ही रहते हैं। क्वेश्चन में डाटाज बदलते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलता है, बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है, ठीक है। यही तो अच्छा बात है फिजिक्स का, और ये एक्चुअली बुरा बात भी है फिजिक्स का, क्योंकि इसमें ना डिट्टो सेम चीज कभी आता नहीं है। चलो, तो अब हम लोग इस पेपर को अगर सॉल्व करने चलते हैं तो अबे शुरू करते ही कहाँ से कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर, ऑप्टिक्स, उफ। ये एक काम करते हैं, इस पेपर को ना हम लोग रिवर्स वे में जाते हैं ना, रिवर्स वे करते हैं, देखते हैं रे रिवर्स में जाने पे कुछ अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस मिले। स्टार्टिंग में अगर टफ क्वेश्चन मिल जाता है ना तो कॉन्फिडेंस चला जाता है। तो यही चीज जो मैं कर रहा हूँ, यही मैं तुम्हें भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमेशा ही स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए। चलो, मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 45 से। हाँ भाई, अपने एरिया का भी लग रहा है। Which of the following circuit has the same output as that of the given circuit? Let's see। तो यहाँ पर हो गया क्या रे, A, यहाँ हो गया A, यहाँ पर हो गया B बार, करेक्ट है। तो यानी यहाँ पर हो गया A इंटू बी बार, करेक्ट है। इधर से ये आ गया A, ये देखो इधर से A, यहाँ पर से आ गया B, ये आ जाएगा A इंटू बी। अब यहाँ पर जो है ये नॉर गेट है, तो नॉर गेट जो होता है पहले वो ऐड करेगा फिर नॉट करेगा, यानी A इंटू बी बार प्लस A इंटू बी, ये तो और गेट हो गया, फिर उसको नॉट कर दो तो यही अपना आउटपुट Y है, करेक्ट है। ठीक है, इजी ही लग रहा है, यहाँ तक तो मुझे चीजें टफ नहीं लगा है। अब ये चार ऑप्शन में से मैच करना है कि किसके इक्विवेलेंट है, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मुझे इन दोनों में A दिख रहा है, तो लेट्स टेक A एज द कॉमन। आ गया B बार प्लस B, ये टोटल पे बार तो है ही, B बार प्लस B, B बार प्लस B। अबे ये तो आसान है, अगर B 0 है तो B बार ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, 1। तो B प्लस B बार तो ऑलवेज ही, B प्लस B बार तो ऑलवेज ही क्या बनाएगा, 1। यानी ये बन गया 1, तो ये हो गया A इंटू 1, यानी ये ऑब्वियसली बन गया A बार। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू A बार। सो पहला ऑप्शन देख A, ये नॉट गेट है ही, दिस इज द नॉट गेट, क्योंकि ये नैंड का दोनों इनपुट मिला हुआ है, तो Y तो यहाँ पर A बार आ जाएगा। दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हमेशा इजी चुनना चाहिए, और वो हमने चुन लिया। चलो, अब यहां से हम लोग रिवर्स वे में ही चलना स्टार्ट करते हैं। 44, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज, पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन कहता है पॉजिटिवली चार्ज है, नहीं होता। नेगेटिवली चार्ज नहीं, ये अनचार्ज होता है। बहुत बढ़िया, शानदार, दो लगातार क्वेश्चंस इजी इजी आ गए। चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। A proton of mass mp has same energy as that of a photon of wavelength lambda, ठीक है। If the proton is moving with speed, some speed, then the ratio of de Broglie wavelength, okay। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैसे लिख सकते हैं, एनर्जी के टर्म्स में, h by square root twice me लिख सकते हो। E stands for kinetic energy, E stands for kinetic energy, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ फोटोन का, तो फोटोन के लिए लैम्डा को लिख सकता हूँ मैं hc by e। फोटोन के लिए हमेशा हम लोग यही लिखते हैं, E इक्वल्स टू hc by लैम्डा, या फिर लैम्डा इक्वल्स टू hc by e। वो कह रहा है कि दोनों का एनर्जी सेम है, दोनों का वेवलेंथ सेम नहीं है, दोनों का एनर्जी सेम है। तो E तो दोनों जगह पर सेम है, लेकिन वेवलेंथ सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको लैम्डा फोटोन सॉरी प्रोटोन लिख देते हैं, लैम्डा पी, और इसको लैम्डा ही छोड़ देते हैं। क्लियर, इसको लैम्डा ही है और वो प्रोटॉन वाले को लैम्डा पी लिख दिया। अब उसने क्या बोला है, एक तरीके से रेशियो, लेट्स टेक द रेशियो, लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा इक्वल टू, वहां पर आ जाएगा h बाय रूट अंडर ट्वाइस एम ई, इसका वाला, और डिवाइड करेंगे तो यानी ये आ जाएगा E बाई एच सी, ये उल्टा हो जाएगा नीचे आने से, ठीक है। सो अब यहाँ पर H और H गया, सो E रह गया, E रह गया बाई C है, E बाई सी इंटू 1 बाई रूट 2 एम ई। मैच करने का कोशिश करें क्या, C एक नीचे होना चाहिए, C नीचे है,
ई ऊपर भी है, ई नीचे भी है, ये रूट ई है ना, तो इसको हम लोग ऐसा बना सकते हैं 1/c रूट अंडर e/2m, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखें ये तो मैच नहीं किया, ये थर्ड ऑप्शन मैच कर जाएगा। सो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया। सो तीन के तीनों ही क्वेश्चन इजी ही थे, हो जाए ना। चलिए अब इस पर आ जाते हैं 42 पे। टू वेव्स हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 1:9, रेशियो मैक्सिमम टू मिनिमम, ये भी आसानी है। I1/I2 ये हो गया तुम्हारा 1/9। अगर आई आई मैक्स बाय आई मीन देखना है तो सिंपल सा फॉर्मूला ऐसे सोचो, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, आई मैक्स सबको याद होगा, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर से सोचो, I1 को ले लो तुम 1, I2 को ले लो तुम 9, ऐसे करके सोच लो। I1 इज 1, I2 इज 9। तो इस हिसाब से बता यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ रूट के अंदर में √1 प्लस √9 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया √1 माइनस √9 का होल स्क्वायर। तो √9 हो गया 3, 3 प्लस 1 यानी 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 1 माइनस 3 हो गया 2, 2 का स्क्वायर यानी 4, 16/4 यानी 4 ही आ जाना है, तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है, 42 का सी। चलो लगातार क्वेश्चंस तो इजी दिख रहे हैं, आगे देखते चलते हैं। In Young's double slit experiment, third bright for light of wavelength 600 coincides with the fourth bright of another source of light of same arrangement. The wavelength of the second light is, ये तो बहुत ही आसान में से एक है, n1 lambda 1 equals to n2 lambda 2। अगर सेम पोजीशन पर अगर मैच कर रहा है तो दोनों के लिए तो y सेम ही होगा ना। अब y जो होता है वो ये जो होता है, तो इसको हम लोग n1 इंटू लैम्डा 1d/d, और दूसरे में n2 इंटू लैम्डा 2d/d। तो सेटअप सेम है तो कैपिटल डी स्मॉल डी सेम रहेगा, और सेम जगह पर है तो y भी सेम, इसलिए ये सब कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट क्या बच जाता है, n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। ये प्लीज इसको ध्यान में रखना है। n1 कितना है देखो यहाँ पर थर्ड 3, लैम्डा 1 हो गया 600, n2 के जगह पर दिया हुआ है 4, लैम्डा 2 हमें निकालना है, नहीं बता पाऊंगा अब इससे आगे, इससे आगे अगर बताऊंगा ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तुम लोग आंसर निकालो रे, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 पे मैच करना है, मैच करना है भाई। मैग्निफिकेशन है -2 मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, अगर मैग्निफिकेशन है -2, इसमें देखना ज्यादातर एक ही ऑप्शन से मैच हो जाता है, इसलिए एक ही ऑप्शन को पकड़ो जिसको तुम जानते हो और उसके अकॉर्डिंगली काम करो। तो अगर मैग्निफिकेशन -2 को लिया तो माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो इमेज रियल है। ठीक है, माइनस क्या कर रहा है, इमेज है रियल। दूसरा इन्वर्टेड है, दूसरा 2 इंडिकेट कर रहा है कि वो मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड मतलब वो जो इमेज है वो 2 टाइम्स है, डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये काम कौन कर सकता है, तो कॉन्वेक्स मिरर नहीं कर पाएगा, वो हमेशा छोटा इमेज बनाता है। कॉन्केव मिरर बना सकता है, यस ये बना सकता है। रियल इमेज, ये तो रियल इमेज बन ही रहा है, वर्चुअल का ये बात है नहीं। तो मतलब ये जो है ए किसके किसके साथ गया, क्यू और आर के साथ। अब ये मैच करो, ए क्यू और आर के साथ, देखो किसके साथ, यहां पर देखो ए क्यू और आर के साथ, बाकी और किसी में है नहीं, तो यही अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये बात तो है, ये हमें मालूम पहले से रखना पड़ेगा कि कॉन्केव मिरर मैग्नीफाइड इमेज दे सकता है या नहीं। तो कॉन्केव मिरर अगर ये नहीं है पता तो फिर ये क्वेश्चन को छोड़ देना ही अच्छा रहेगा। तो ये कॉन्केव मिरर है, हमें इसमें अच्छे से पता है कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस और 2f यानी सेंटर के बीच में होता है, कहीं पर भी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट रख दें तो इसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड और बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड और रियल बनेगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहेगा इसका इमेज, तो इसी में मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। ठीक है, नेगेटिव और मोर देन 1 वाला, तो ये कॉन्केव मिरर ऐसा कर्म कर सकता है, तो ये हमें पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, इजी है बट ये बेसिक इंफॉर्मेशन रखो, डन है। और भी इसको इसमें अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो मैं तुम्हें ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स और भी बताऊंगा, तो ये यहीं पर से तुम रिलेट करके भी सीख सकते हो, क्योंकि रे ऑप्टिक्स में फिक्स्ड जगह से ही क्वेश्चंस आते हैं। वो मैं ऐसे भी एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं तुम्हें अराउंड 30 से 35 इंडिविजुअल टॉपिक्स लिखने वाला हूं, जिसमें से कि अराउंड
25 क्वेश्चंस के बनने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। ये खास करके उन लोगों के लिए है जो लोग की स्ट्रगल कर रहे हैं कहीं ना कहीं 40 से 60 मार्क्स के बीच में, और उन्हें पता है कि अगर वो किसी भी तरीके से 90 के आसपास पहुंच जाते हैं तो उनका सिलेक्शन होगा। तो उन लोगों के लिए खास करके मैं अराउंड 35 के आसपास टॉपिक्स में लिखने वाला हूं। मैं रिसेंट मतलब 1-2 दिन में ही ये वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। फिर उसमें वो टॉपिक और उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला वो वहां पर ताकि इतने चीजों को आप मिनिमम याद करके चलो तो नीट में एक ठीक ठाक मार्क्स आने का चांस रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 के बाद रिवर्स वे में चलो भाई 39। अच्छा, इस बार के नीट के लिए टेलीस्कोप जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार के नीट के लिए, तो हम लोगों को देख करके जाना चाहिए। अच्छा, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव है जिसका फोकल लेंथ 60 है, आई पीस है फोकल लेंथ 5 है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए है मतलब दूर में है, तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में और पैरेलल रे अगर इमर्ज कर रहा है आई पीस से यानी फाइनल इमेज भी इनफाइनाइट पे बनेगा, ठीक है। तो जब भी फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे बनता है तो वो रिलैक्स आई पोजीशन कहलाता है। तो ऐसे में जो मैग्नीफाइंग पावर होता है, मैग्नीफाइंग जिसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, वो FO बाई FE हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो m इक्वल्स टू कितना आ गया, तो FO के जगह पर है 60 और FE के जगह पर है 5, तो ये कितना आ गया भाई 12। अब मैग्नीफाइंग पावर तुम्हें पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट था वो 2 डिग्री का एंगल बनाता था, तो ये मैग्नीफाइंग पावर को जो है ये एंगल मेड बाय द इमेज डिवाइड बाय एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, इट इज द रेशियो, क्योंकि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन ही है। तो इट इज इक्वल्स टू 12। हेंस अभी आप सोचो थीटा आई बाय थीटा ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 2, तो दिस इज 2 इक्वल्स टू कितना है 12, so theta of I equals to 24, ठीक है। ये 24 डिग्री हो गया, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, mass is not conserved but mass and energy are conserved as a single entity is called mass energy। यस, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होता है उसमें मास जो है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और यही वाला लॉ किसने दिया था, आइंस्टाइन ने, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। इसी बात को उसने एक्सप्लेन भी किया कि ऑलवेज ओनली मास इज नॉट कंजर्व्ड, मास एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड व्हिच इज नोन एज मास एनर्जी। तो ये करेक्ट है एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन रिलेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। दोनों ही करेक्ट है, एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो correct explanation both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 37 पे आ जाओ। कह रहा एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है, फ्रीक्वेंसी न्यू है, जिसका रेडियस आर है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी को उसने न्यू से रिप्रेजेंट किया है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। अब मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले इसका करंट निकाल दो ना, क्योंकि ये जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करेगा तो वो तो करंट बनाएगा, तो पहले करंट निकालो। करंट को क्या लिखते हो, Q बाई टी, तो Q बाई टी, Q के जगह पर इलेक्ट्रॉन है E, 1 बाई टी को ही तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो ये 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी यानी न्यू लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा करंट, समझ में आ गया। अब तुम्हें लिखना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, तो कितना ही लिखोगे, तो म्यू नॉट आई बाई 2r, तो यानी म्यू नॉट आई के जगह पर बना दिया ई न्यू बाई 2r, आर के जगह स्मॉल आर है, हो गया, मैच करना है बस, म्यू नॉट ई न्यू बाई 2r, सिंपल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं रहना चाहिए। 36, a coil of one loop is made by a wire of length L, then after and thereafter a coil of two loops is made by the same wire। अच्छा, मतलब एक टर्न बनाया फिर उसी से डबल टर्न बना दिया, तो ऐसे में कभी भी, ये तो डायरेक्टली हमें पता है कि एक टर्न के कॉइल को अगर हम लोग n टर्न में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा n स्क्वायर टाइम्स B नॉट, n स्क्वायर टाइम्स B नॉट, ठीक है। मतलब अगर डबल टर्न में हमने कन्वर्ट किया है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो n इसका मतलब 2 स्क्वायर यानी 4 B नॉट हो जाएगा, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है B नॉट, तो रेशियो कितना हो जाएगा B नॉट और 4 B नॉट का 1:4, सिंपल, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 35 पे। एक डाई मैग्नेटिक मटेरियल है जो कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फ्लक्स डेंसिटी यानी मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल
अच्छा, डायमैग्नेटिक क्या करता है, अपोज करता है या सपोर्ट करता है, बस इतना मालूम रखना है हमें। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑलवेज अपोजेज, वीकली अपोज करता है लेकिन करता है। तो वीकली अपोज करने का मतलब उसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अप्लाइड के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा। वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये सब का करेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पैरामैग्नेटिक होता तो यहाँ पे स्लाइटली मोर होता, तब सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता। और अगर यहाँ फेरोमैग्नेटिक होता तब इसका आंसर सी वाला हो जाता, वेरी मच मोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ भाई, 34 पे। अभी तक तो पेपर ठीक ठीक लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज दिस, ठीक है, सेपरेशन इज दिस एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज दिस, द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे क्या वाह, बढ़िया क्वेश्चन सब आज मिल रहा है। ये देखो, अगर यहाँ पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, ये कैपेसिटर है, तो पक्का है कि यहाँ पे चार्ज यहीं पे रहता है और इधर पे चार्ज यहाँ रहता है। तो इस बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों को पता रहता है। तो अगर यहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक है तो सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। बता, सबको मालूम है, क्योंकि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 5 किलो वोल्ट, तो यहाँ पर हो गया 5 इंटू 10⁻³ इक्वल्स टू, अब देखो सिग्मा बाय के की जगह पर कितना दिया हुआ, देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमें रखना पड़ेगा, वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर इस सेपरेशन का कोई काम नहीं है फिलहाल, तो वो सेपरेशन को एज इट इज हटा दो, वो उसका कोई काम नहीं। तो सीधा सीधा यहाँ से सिग्मा नहीं निकल जाएगा, इस सबको मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करके आंसर बना 5 2 10 8, कुछ तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, क्योंकि ये 8.85 टाइप का ही लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे यही आएगा, सी वाला आएगा। ठीक है, फिर भी स्टिल तुम लोग सॉल्व कर लो। ओके, आते हैं अब 33 पे। पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2, दे आर प्लेस्ड एट 0 एंड 6, मतलब यहां पर है Q1 इक्वल्स टू 2 माइक्रोकुलम, यहां पर है Q2 इक्वल्स टू -1 माइक्रोकुलम, बीच का गैपिंग है 6। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0 एट द पॉइंट, कहां पर 0 हो सकता है, चलो एक बार सोचते हैं। ये दोनों ऑपोजिट चार्ज है, पोटेंशियल तो यहाँ 0 हो सकता है क्योंकि एक का पॉजिटिव और दूसरे का निगेटिव, तो यहाँ 0 हो सकता है। एक और भी पोजीशन हो सकता है जहां पे 0 हो, अरे बहुत सारे पोजीशन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है 0 हो, यहाँ से ऐसा करके पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है। तो पहले एक पोजीशन को निकालते हैं, शायद एक से ही आंसर आ जाए, लेकिन आंसर तो दो है, देखते हैं, लेट्स सी। पहले तो यहाँ पर को निकालो, तो अगर ये वाला डिस्टेंस को मान लो कि मैंने x मान लिया, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा ये हो जाएगा 6 - x, करेक्ट ना। अब इसके वजह से Q1 की वजह से यहाँ पोटेंशियल बताओ, तो k Q1 बाई x, फिर इसी पॉइंट पर उसका पोटेंशियल अगर लिखें तो वहां होना चाहिए प्लस k Q2 बाई 6 - x इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, 0। सो k तो कॉमन लेकर के हट जाएगा, Q1 के जगह रख दे 2 बाई एक्स, और Q2 जब -1 रखेंगे तो -1 बाई 6 - x इक्वल टू 0, मतलब ये हो गया 2 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 बाई 6 - x, इधर से 12 - 2x इक्वल टू x, तो ये हो गया 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 4 वाला देख तो कितना है, ओ एक जगह ही है, हाँ यही हो जाएगा। तो दूसरा भी हो सकता है, निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो यहाँ पर भी हो सकता था। इसी तरीके से अगर करते तो, अगर मान लो ये ऑप्शन नहीं होता तो दूसरे पर जाना ही पड़ता, अगर या फिर ये अगर दो जगह पे होता तो और एक निकालना ही पड़ता, तब फिर हम लोग इसको लेते। तब कैसे करते, तब उस केस में रुको, तब उस केस में हम लोग क्या करते, ये देख, यहाँ Q1 होता, यहाँ Q1 हो, यहाँ Q2 होता, ये 6 था, यहाँ पर ये पॉइंट था, तो हम लोग क्या मान लेते, ये x है, तब यहाँ पर ये हो जाता x - 6, फिर यहाँ पर तब दोनों के ही पोटेंशियल को ऐड करके 0 करते, तो हम लोग ऐसे लिखते k Q1 बाई एक्स प्लस k Q2 बाई x - 6 इक्वल टू 0। तुम लोग इसको सॉल्व करके देखो, दूसरा वाला भी आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 भी हो गया रे, यहां तक तो ठीक ठाक चल रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ
इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन बे। ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है, सो बी नॉट इक्वल्स टू ई नॉट बाई सी। ई नॉट दिया हुआ है 300, तो इट इज 300 बाई 3 इंटू 10⁸ तो कौन सा वाला आंसर आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? 3 कटेगा 10⁻⁻6, यस ये वाला आएगा। ठीक है, ओके ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ ट्रांसफार्मर द टर्न रेशियो इज 3। एक तो ये वाला वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। टर्न रेशियो, टर्न रेशियो का क्या यूजुअल मीनिंग है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत बार जो है ना बोलचाल के लैंग्वेज में टर्न रेशियो को देखो, ये इसका जो मैं लिख रहा हूं ये होता है NS बाय NP, ये लेकिन आम लैंग्वेज है। NS बाय NP सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है। बट बहुत सारे जो है राइटर्स, इनफैक्ट बहुत सारे मैनुअल्स में भी ये लिखा हुआ है कि टर्न रेशियो इज NP बाय NS। अब यहां पर ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये किस बात को लेगा, तो मैं इस क्वेश्चन को जो यूजुअल मीनिंग है मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। अगर गलत आया तो मैं यहीं पर आपको बोलूंगा कि देखो ये यूजुअल मीनिंग करेक्ट नहीं है, बट दिस इज ओनली द यूजुअल मीनिंग जो बोलचाल वाले बात होती है, ठीक है। तो कंपनीज के बहुत सारे मैनुअल में ये चीज भी लिखा नहीं रहता है, बट अभी हम लोग जो है अपने क्लास 12th के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो इसी को टर्न रेशियो मान करके हम लोग काम कर रहे हैं। ये एक टर्म है जो कि कंफ्यूजिंग है, मैं खुद मान रहा हूं, क्योंकि कुछ जगह पे NP बाय NS लिखता है, कुछ जगह पे NS बाय NP, बट आई एम गोइंग विथ NS बाय NP। इज दैट ओके? सो आपको भी यही चीज को फॉलो कर लेना है, NS बाय NP। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगर ये NS बाई NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये दिया हुआ है 3। इसके बाद दिया हुआ है देखो वोल्टेज अप्लाइड टू इट इज 100, तो ये याद है तुम्हें VS बाई VP इक्वल्स टू NS बाई NP, तो दैट मीन्स VS हैंस VS बाई VP की जगह 100 दिया हुआ है, तो इट इज इक्वल्स टू 3, तो VS कितना हो जाएगा रे? 300, तो VS हो गया 300। ऐसा कोई ऑप्शन है दो दो जगह पर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अच्छा करंट भी तो निकालना है ना, तो इसमें अब क्या दिया हुआ है? एफिशिएंसी। अब जो एफिशिएंसी दिया हुआ है तो हम लोग कैसे करके इसको रिलेट करेंगे? अब देखो अभी अब इसमें रिलेट करने का उपाय क्या है? हम लोग बोलेंगे आउटपुट पावर मतलब VS इंटू IS इक्वल टू एफिशिएंसी टाइम्स इनपुट पावर VP इंटू IP। VS IS इक्वल्स टू ईटा टाइम्स VP इंटू IP। VS के जगह पर हमारा कितना है बताओ? 300 इंटू IS इक्वल्स टू ईटा की जगह पर है 0.75 इंटू VP के जगह पर है 100 इंटू IP के जगह पर है IP कितना है? 2 एम्पियर, यहाँ पर हो गया 2 एम्पियर। तो अब यहाँ से तुम लोग IS निकाल दो। IS 200/3 0.75 शायद B ही आएगा, आई एम नॉट श्योर। आप लोग यहाँ पर से देख लो कितना आएगा, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 चला जाएगा, 2 इंटू 75 हो गया 150/300, यस 0.5 ही बनेगा। सो ये सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If an electron enters into the space between the plates of parallel plate capacitor at an angle 30 and leaves at 60, the ratio of the kinetic energy। आ गया ये वो क्वेश्चन जो हम अपने सामने नहीं चाहते हैं एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया ये, चलो देखते हैं। अगर वो कह रहा है कि ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इधर पे डाल दो ये प्लस है, इधर पे डाल दो ये माइनस है, तो इस हिसाब से तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किया उसने, देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। यहाँ पर उसने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया जो कि यहाँ से 30 डिग्री पर है, ये प्लेट के साथ 30 डिग्री पर है। देखो प्लेट ऐसा है ना, प्लेट के साथ वो 30 डिग्री पर है, तो ऐसे करके उसने प्रोजेक्ट किया। मान लेते हैं स्पीड है V1, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं, प्लेट के साथ है 30 डिग्री पर, और जब वो निकला था तब वो 60 पर था। मतलब जब ऑपोजिट साइड पर से वो यहाँ से बाहर निकला, मान ले स्पीड है V2, लेकिन वो प्लेट के साथ कितना एंगल पर है? 60 पर है। डन है। अब यहां पर उसने पूछा रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तुम रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी को जानने दो, पहले ये सोचो
ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फोर्स किधर लगाएगा, इस इलेक्ट्रॉन पर, तो दिस फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। यू ऑल एग्री? क्योंकि यहां अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लगता है, तो दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स। सबके सब समझ में आ गया होगा सबको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर ही लगेगा। तो अब जो हमने इसका वेलोसिटी लिया था, हमने इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा लिया, ऐसा। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट है, मान लेते हैं ये v है, तो इसका अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट है v cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट है v sin थीटा। समझ में आ रहा है? v sin थीटा। तो इसका इफेक्ट किस कंपोनेंट पे पड़ेगा, v cos पे या v sin पे? यही पे कॉन्सेप्ट है। तो फोर्स इधर है तो ऑब्वियसली v sin थीटा को ही तो वो अफेक्ट करेगा, v cos थीटा विल बी अनअल्टर्ड। तो v cos थीटा यानी ये वाला कंपोनेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना है, मतलब v1 cos 30 और यहां से v2 cos 60 बोथ विल रिमेन सेम। v1 cos 30 v2 cos 60 विल रिमेन सेम। ठीक है, चलो अब इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो v1 इंटू रूट 3 बाई 2 इक्वल्स टू v2 इंटू 1 बाई 2, 2 सो ये हो गया v2 इक्वल्स टू v1 रूट 3। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, the ratio of kinetic energy while entering and leaving, अच्छा entering and leaving, k initial by k final, तो हाफ m v स्क्वायर होता है ना, हाफ m तो ऊपर नीचे रह करके कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आएगा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर। अब v1 स्क्वायर के जगह पर v1 स्क्वायर छोड़ दे, v2 के जगह पर लिख दे v1 रूट 3, तो v1 स्क्वायर इंटू 3, समझ में आया? v1 रूट 3 का स्क्वायर, नहीं समझ में आया? v1 इंटू रूट 3 का स्क्वायर। अब देख v1 स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आंसर बच गया 1/3। लेट्स गो थ्रू, यस आंसर इज 1/3। आ गया ना? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट करो इसको वापस से। डन, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 29, if given particles are moving through same velocity then maximum de Broglie wavelength, de Broglie wavelength का वेलोसिटी के साथ तो ऐसा ही बनता है h/mv, तो सभी का वेलोसिटी सेम है, तो मतलब लैम्डा को हमें लेना पड़ेगा मास के साथ। ठीक है, मास के साथ ले लो। अब मास में सबसे कम मास किसका है? प्रोटॉन से भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में प्रोटॉन का मास छोटा होता है, प्रोटॉन अल्फा से भी छोटा होता है, तो ये तीनों में ए बी सी में तो सबसे कम मास प्रोटॉन का है, और नहीं यहाँ बीटा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन, तो मतलब प्रोटॉन से भी कम मास हो गया बीटा पार्टिकल का, तो यानी सबसे कम मास का ज्यादा वेवलेंथ आएगा, सो द आंसर विल बी डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द सर्किट शोन हीट डेवलप्ड अक्रॉस 2, 4 एंड 3। ओके, हीट निकालना है, करंट हमें दिया हुआ है, यहां पर से एक काम करो, पहले ये करंट को डिवाइड करो, तो इस लाइन में कितना करंट जाएगा, तो करंट जो ये डिवाइड करता है इसका फॉर्मूला होता है ना I1 इक्वल्स टू R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू आई, प्लीज अप्लाई इट। तो अगर मुझे यहां पर करंट लिखना है तो R2 हो गया 4, 4 बाई 4 प्लस 2 यानी 6, तो 4 बाई 6 इंटू आई, और यहां पर से जो मैं करंट लिखूंगा तो वो हो जाएगा 2/6, 2/6 इंटू आई। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर लेता हूँ। तो यहां से जो करंट आया था वो यहां पर गया 4i/6, 4i/6 को हम लोग लिख सकते हैं 2i/3, यहां पर हो गया 2i/6, 2i/6 मतलब हो गया i/3, ये बन गया i/3, और यहां पर से गया i। अब ये है 2 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 3 ओम, है ना? अब इससे कितना पावर, तो इससे पावर के लिए आई स्क्वायर इंटू आर, 2i/3 का होल स्क्वायर इंटू आर, ये उसका पावर हो गया। ऐसे ही इसका भी आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर, रेशियो ही तो लेना है ना, तो P1:P2:P3 इक्वल्स टू उसका देखो, जैसे वो बनेगा वैसे सबका बनेगा, तो ये कितना हो गया 2 स्क्वायर यानी 4/9, 4/9 आई स्क्वायर इंटू 2 इस टू, ये बन जाएगा i² बाय 9, i² बाय 9
इंटू 4 टू ये बनेगा आई स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, एक काम करो, आई स्क्वायर हर जगह पर है, हटा दो। इसके बाद 4 टू जा 8, यानी ये हो गया 8/9 इज टू 4/9 इज टू 3। तो ये 9 को भी हटाओ तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 8:4:27। 8:4:27। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव था। ओके, देखो, पीस ऑफ एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, दोनों को हमने हीट किया है। अच्छा, एल्यूमिनियम पड़ गया मेटल, सिलिकॉन पड़ गया सेमीकंडक्टर। तो जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मेटल का रेसिस्टिविटी मेटल का रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा और इसका रेसिस्टिविटी घट जाएगा। तो एल्यूमिनियम का इंक्रीज, सिलिकॉन का डिक्रीज, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन था ये तो। 26 में, इस सर्किट में ए एंड बी आर आइडियल, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर कहाँ है भाई, यहाँ है, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर, वोल्टमीटर किसके क्रॉस लगा हुआ है, अरे यार यहाँ देख, क्वेश्चन तो ट्रिक है, ये तो अमीटर के क्रॉस लगा दिया। यहां से जो करंट जाएगा ये कुछ ऐसा जाएगा, ये समझिएगा, यहाँ पे आप लोग कहीं गलती ना कर दे, बस यही बात का मुझे डर लगता है। यहां पर से करंट ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ये ऐसे करके जाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर के रास्ते से करंट नहीं जाता, मालूम है नहीं है, वोल्टमीटर के रास्ते से करंट नहीं जाता है। करंट का रास्ता क्या बताओ, यहां से करंट ऊपर से ऐसे करके ऐसे चला जाएगा, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, अमीटर है तुम्हारा आइडियल, तो इसका रेसिस्टेंस होता नहीं है, रेसिस्टेंस ऑफ द अमीटर इज 0, क्योंकि ये आइडियल है। तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो ये रीड करेगा। ये जो है वो रीड क्या करता है, ये जहां भी कनेक्टेड है उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये कनेक्टेड है अमीटर के क्रॉस, अमीटर का रेसिस्टेंस है नहीं, तो इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनाओगे, तो V इक्वल्स टू I इंटू आर, आर की जगह है 0, तो एक्चुअली वो क्या बन गया 0, तो वोल्टमीटर का रीडिंग ही है 0। एक्सेलेंट क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना बात सबको। अमीटर का रेसिस्टेंस नहीं है, इसलिए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, और वही उसी के अक्रॉस ये वोल्टमीटर कनेक्टेड है, तो इसलिए ये कुछ रीड भी नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 25, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। ओके, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, अगेन मैं इस पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि इस बार के नीट में ऐसे क्वेश्चंस का थोड़ा रहेगा। तो ये क्वेश्चन के लिए 2πr इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एन लैम्डा, 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट। तो जब भी ये सर्कल में घूमेगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो सर्कल में घूमते हैं किसी में भी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन कैसे सर्कल में, तो वो घूमते हुए में ये इक्विवेलेंट टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऐसे करके ये बनाता है। तो ये देखो, ये पूरा लेंथ कितना हो गया, तो 2πr। अगर इसमें नंबर ऑफ वेव्स n है तो n इंटू एक वेव का जो लेंथ है लैम्डा, वो हो जाएगा n लैम्डा। तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का बेसिक सा कॉन्सेप्ट 2πr इक्वल्स टू n लैम्डा, यहीं से सारे के सारे डेरिवेशंस निकले हैं, चाहे वो लैम्डा इक्वल्स टू h/m हो, चाहे बाकी कोई भी हो, ठीक है, सब यहीं पर से निकल करके आया है। ओके, चलो अब, और ये जो n होता है ये वही है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो प्लीज मेमोराइज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर दिस ईयर, ये केमिस्ट्री में भी होगा। अब यहां पर है वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n की जगह पर हो गया 1, तो 2πr इक्वल्स टू हो गया यहाँ लैम्डा। अब हमें चाहिए लैम्डा, r तो पहले ही बता, r कैसे निकालूं, और ये है लिथियम, हमें उसने हाइड्रोजन का r दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में r जो होता है, पहले r बताओ, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड, क्या हम लोग ये जानते हैं, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलूं n तो ठीक है, हाइड्रोजन का भी पहला ऑर्बिट, लिथियम का भी पहला ऑर्बिट, तो n तो सेम रह गया, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि तब n में अगर चेंजिंग नहीं आ रहा है तो r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड। समझ में आया ये,
तो इस हिसाब से हो गया आर ऑफ लिथियम आर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू जेड ऑफ हाइड्रोजन बाय जेड ऑफ लिथियम। जेड ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1, जेड ऑफ लिथियम हो गया 3, तो ये हो गया एक तरीके 1/3। तो आर ऑफ लिथियम कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आर एच बाई 3, तो 52.9, 52.9/3 यही है ना भाई। चलो पहले तो ये बात को समझ लो, ये रेडियस वाला रिलेशन हम लोग सभी को याद है, ठीक है। फिर यहाँ पे एन देखो, एन मैंने कैसे समझा कि नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका भी फर्स्ट ऑर्बिट और यहाँ पर भी देखो फर्स्ट ऑर्बिट, तो एन में कोई चेंजिंग है नहीं, तो इसलिए एन को लिया नहीं। जेड इज व्हाट, एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का होता है 3 और हाइड्रोजन का होता है 1, इसलिए जेड के साथ ये वेरी किया, तो इसलिए जेड के साथ रिलेशन बना लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब आर ऑफ लिथियम तुम्हें पता चल गया, अब यहाँ पर ये वैल्यू को बस रख दे। चलो मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो आर ऑफ लिथियम 2 पाई, ये हो गया इंटू 52.9/3, यूनिट कुछ दिया हुआ था पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब होता है 10⁻⁻12 इक्वल्स टू हो गया लैम्डा। क्या हम लोग सॉल्व कर लेंगे? पाई को अपनी जगह छोड़ दे, पाई हर एक ऑप्शन में है भी, तो 3 से ये ऑलमोस्ट गया 17 टाइम्स, 17 टू जा 34, 34 के आसपास यही है। सो दिस विल बी द आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं, ये क्वेश्चन भी अच्छा था। साइनसोइडल एसी करंट passes through a resistor of resistance R if the peak current is IP। तो देखो अगर मान लेते हैं ये रेसिस्टर है और हमने बोला कि ये साइनोसॉइडल, ये पीक करंट है, पीक करंट वो दिया हुआ है आईपी, तो हम लोगों को पहले आरएमएस निकाल देना है। तो आरएमएस कितना आ जाएगा बोलो, तो आईपी बाई √2, क्योंकि साइनोसॉइडल है, ठीक है ना। अब यहां से जो भी करंट जाएगा, मैं ये आरएमएस के टर्म्स में बात कर रहा हूं, यहां पर से ये पावर बनाएगा, तो वो जो पावर होगा दैट विल बी डायरेक्टली I²R, क्योंकि इसमें और कुछ है ही नहीं, एक्सएल एक्ससी नहीं है, तो एक रेसिस्टर के लिए तुम डायरेक्टली I²R लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ बस वो आई क्या होना चाहिए, आरएमएस होना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे नहीं सर हम तो एसी में VI cos phi ही पढ़ा था, तो अगर P इक्वल्स टू तुम VI cos phi लगा भी देते हो तो भी कुछ गलत नहीं है मेरे भाई, एकदम घबराओ मत, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही है। देखो कैसे, यहाँ पर जो V है वो इसके क्रॉस, V की जगह IR लिखोगे, या एक काम करते हैं V की जगह पर IZ लिख सकते हैं, वो भी नहीं समझ में आता है, समझ में आएगा यार, क्यों नहीं आएगा, इतना भी तुम लोग वीक नहीं है। V की जगह पर IZ इंटू आई इंटू कॉस फाई की जगह पर होता है R/Z, ये देखो Z, ये Z खत्म हो गया, तो क्या बचेगा I R, तो I²R। अब बस ये I की जगह पर ये रख दो IP/√2, तो यानी ये हो जाएगा IP² इंटू R/2, ठीक है। चलो आगे मैं बढ़ने के लिए रेडी हूं। 23 पे पहुंच गए। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन, स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट, एंगुलर सेपरेशन, पहले इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, एंगुलर सेपरेशन कितना होता है, तो λ/d होता है, कैपिटल डी पर डिपेंड ही नहीं करता, तो फ्रिंज रिमेन सेम। अच्छा किसको हमने अवे किया, स्क्रीन को दूर किया, तो अगर यहाँ पर स्लिट है और यहाँ स्क्रीन है तो दोनों के बीच के गैपिंग को कैपिटल डी कहते हैं, कैपिटल डी पर ये एंगुलर सेपरेशन डिपेंड ही नहीं करता, तो ये जो कह रहा है इट रिमेन सेम, तो ये ठीक कह रहा है, एकदम करेक्ट है। चलो सेकंड पे चलते हैं। इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लार्जर वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ ज्यादा करेंगे एंगुलर सेपरेशन विल इंक्रीज, यहां डिक्रीज लिख रखा है, ये गलत है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है, 2 फॉल्स हो जाएगा रे, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, इजी, टेक इट इजी, अभी तक तो मुझे ठीक ठाक ही पेपर लग रहा है। द वैल्यू ऑफ करंट I इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एज गिवन बिलो व्हेन पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू पोटेंशियल एट B। अच्छा A और B का अगर पोटेंशियल इक्वल है तो तुम लोग सबके सब जानते हो कि ये कौन सा वाला ब्रिज बनेगा, तो इट इज इक्विवेलेंट टू बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, करेक्ट है। ओके, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में ये रेशियो बराबर होता है 10/20, तो बताओ कि यहाँ पर कितना रखेंगे जिससे कि वो रेशियो मेंटेन रहेगा। चलो सब समझ में आ गया कि R का वैल्यू जो है वो यहाँ पर कितना आ जाएगा बोलो,
20, तभी ना 20/40 और इधर 10/20, 1/2 1/2 हो गया भाई। अब वो कह रहा है क्या, करंट। अब करंट के लिए ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, कितना हो गया ये 30, ये कितना हो गया 60। अब 30 और 60 आपस में पैरेलल, तो 30 और 60 का इक्विवेलेंट, 30 और 60 का इक्विवेलेंट बे 30 इंटू 60 बाई 30 प्लस 60 यानी हो गया 90, 33 जा 3 से यानी ये हो गया 20, तो ये हो गया 20। अब यहाँ 40 वोल्ट है, तो करंट जो है I इज इक्वल्स टू 40/20 यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ओके। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ये लूप 1 है, लूप 2 है, ये लूप 2 तो बाहर ही है और यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज कर रहा है। तो जिस लूप में इंड्यूस होगा वो होगा लूप 1, लूप 2 में तो कुछ होगा ही नहीं। तो 0 इन लूप 2, 0 इन लूप 2 और 0 इन लूप 2, तीन ऑप्शन है। ओके, तो पहले वाले लूप में कितना होता है, तो ईएमएफ जो होगा E इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस डी बाई डी टी और फाइव की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए कॉस थीटा। तो बी ए थीटा तो यहाँ पे 0 या 180 ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बी ए, अब बी ही चेंज हो रहा है और ए जो है ए तो कौन सा वाला इफेक्टिव एरिया, यही स्मॉल आर लेना पड़ेगा। ए की जगह पर हो जाएगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर। तो कौन से वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है जी, ये वाला, और तो कोई ऑप्शन से ऐसा मिल ही नहीं रहा, तो यही हो जाएगा करेक्ट, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें जीरो क्यों हो गई ये समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके अंदर से फील्ड पास ही नहीं कर रहा है, नो चेंज इन फ्लक्स। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ ईएम वेव का करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। हम लोगों को अगर ये मालूम है कि ये ईएम वेव है, तो वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वी ऑल नो, है ना। ये तो हो गया सी, ई बी सी ऐसे ही बनता था। मैंने आपको एक सर्कल भी बना करके सिखाया था, है ना। यहाँ ई था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, ई क्रॉस बी सी देगा, बी क्रॉस सी ई देगा, ये सब समझाया हुआ है। तो अगर ई और बी परपेंडिकुलर है, जैसा मुझे यहाँ पर ये देख करके लग रहा है कि चारों ही ऑप्शन में, यहाँ पर देखो ये वाला टर्म हर जगह सेम ही है, तो ये दोनों को तो लेकर के फायदा नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, सी का तो एक ही डायरेक्शन रहेगा, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली गलत ही हो गए। यहाँ पे देखो, यहाँ पर टी प्लस जेड बाई सी टी प्लस जेड, तो ये दोनों तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया, तो ये ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेव तो एक ही रहता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालो चाहे मैग्नेटिक फील्ड से निकालो, बात खत्म। अब इन दोनों में से कौन सा, तो ई और बी परपेंडिकुलर होने चाहिए, तो अगर परपेंडिकुलर है तो पक्का है कि ई डॉट बी क्या होना चाहिए, बताओ, जीरो होना चाहिए नहीं, ई डॉट बी शुड बी जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है या फिर यहाँ है, दोनों ऑप्शन में से देख लेते हैं। यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, और यहाँ एक जगह पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर जीरो बन सकता है डॉट करेंगे तो, यानी यहाँ दोनों जगह पॉजिटिव पॉजिटिव है, जीरो नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, यही होगा। समझ में आया या नहीं आया, तो मैं ऑप्शन से एलिमिनेट कर लूंगा ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ई और बी परपेंडिकुलर होने हैं तो ई डॉट बी मस्ट बी जीरो, और ऑप्शंस भी इसने ऐसे बना करके रखे हैं जो कि इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, तो क्यों ना एलिमिनेट करके आगे बढ़ूं, समझ बात है। चलिए, तो यहां पर से बी, यहां से ई, दोनों का डॉट जीरो, आप इसको डॉट करके चेक करना, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर सी क्यों आ रहा है, यहां पर सी क्यों आ रहा है मैं बताऊं, ये हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था ना, ई नॉट इक्वल्स टू सी टाइम्स बी नॉट, तो बी नॉट वैल्यू तो यहां तक है, ये रहा बी नॉट, अब बी नॉट में सी को मल्टीप्लाई किया है तो वही वाला ये सी है, ये मिस प्रिंटिंग नहीं है, समझ आया। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, 20 के बाद 19। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको, यहाँ पर ये वाला सेक्शन का तो कुछ होगा नहीं, उसका तो जीरो हो गया, ये वाला जो सेक्शन है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इसके वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाय
बाई 4 पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए किस डायरेक्शन में जाएगा? इनवर्ड। ठीक है, ये तो सर्कुलर आर्क है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, आर की जगह यहाँ ए लिख देता हूँ, इंटू थीटा बाई 2 पाई। नहीं ये फॉर्मूला नहीं था ना, क्या था फॉर्मूला, मैं भूल रहा हूँ। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, 4 पाई आर इंटू थीटा, ये था इंटू थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ कितना एंगल है? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू थीटा होता था ना, तो थीटा की जगह पर यहाँ पर है 3 पाई बाई 2। ठीक है, और ये भी डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड है। अब बस इन दोनों को ऐड कर देना है, तो चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कॉमन आने वाला है। तो अगर कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, यहाँ पे 1, यहाँ 3 पाई बाई 2, 1 प्लस 3 पाई बाई 2, ये रहा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी ही था, टफ नहीं था ये। अरे कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसके ऑप्शन ही नहीं दिख रहे। ओके, ये सर्किट है, अच्छा यहाँ डायोड दिया हुआ है और ये आउटपुट को हमें बनाना है। ठीक है, इजी है। आउटपुट किसके क्रॉस लेना है भाई? ए और बी, तो यहाँ पर आ गया ए, यहाँ पर आ गया बी, मतलब ये इन दोनों के क्रॉस। ठीक है, अगर करंट पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट पास नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। पहले इस लाइन को हम लोग सबके सब रिपीट कर लेते हैं। रेसिस्टर का खास बात ही यही है, इफ करंट विल पास then potential difference V equals to I into R, and if the current is 0 then potential difference is also 0। सिंपल है, V equals to I R, I है ही नहीं। ठीक है, अब यहां पर बात करो कि इससे जब क्लॉकवाइज करंट पास करेगा, क्योंकि ये तो साइनोसॉइडल है, तो पहले क्लॉकवाइज को पास करो। तो क्लॉकवाइज जब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जब पास करेगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बाइसिंग में, ये जाने देगा नहीं, करंट होगा 0, करंट 0 होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, ये विल बी 0। इसको रखते हैं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 नहीं बोला, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी नहीं बोला, ये हो सकता है, ये हो सकता है क्योंकि उसने 0 दिया है। फिर अब नेक्स्ट पे आ जाओ, अब हम लोग जो है नेक्स्ट पर आते हैं। अगर हम लोगों ने ये वाला साइकिल को पास करवाया तो मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माने इससे पास करेगा, अगर ये पास करेगा तब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो यस ये वाला भी पास करे है। ठीक ही है, तो यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में बात है? तो ये ऑल टाइम्स बोल रहा था इसीलिए ये गलत हो गया। डन। ये देखो, ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 17 में, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इमेज और 20 मैग्निफिकेशन। ओके, ये मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया हुआ है। ये देखो, ये एक स्पेशल क्वेश्चन में से आ जाएगा। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ कि जब भी कॉन्केव मिरर आ जाए या कॉन्वेक्स लेंस आ जाए, उसमें कुछ एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को ध्यान में हमेशा रखना है। मैं जैसे कुछ वैल्यूज़ को बोलता हूँ, जैसे मैग्निफिकेशन का वैल्यू जब -3 हो, ये एक स्पेशल है। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू -2 हो, ये एक स्पेशल है। जब मैग्निफिकेशन का वैल्यू -1 हो जाए तब भी वो स्पेशल है। समझ में बात आ रहा है? तो ये तीनों को ही हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या ध्यान में रखना है? इसमें जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो होता है -4f/3। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस एक बार दिमाग में रख लेना है। ठीक है, u होता है -4f/3 और v जो होता है वो -4f होता है। मतलब क्या है इस बात का? ये देखो, ये जो मिरर है ना, यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये हो गया, ये डिस्टेंस को 4f/3 बोलोगे, वहाँ तो साइन कन्वेंशन के साथ लिखा है। बाकी यहाँ पर इमेज बनेगा और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो 4f हो जाएगा। समझ में बात आया? ये इसको लिंक कर लो। ऐसे जब मैग्निफिकेशन -2 होगा तो उस वक्त जो u होगा वो -3f/2 और v जो होगा वो -3f हो जाएगा। मतलब ये देखो, ये जो कॉन्केव मिरर है इसमें जो ये ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस पर आ गया? ये देखो 3f/2 और इमेज यहाँ पे बन गया, वो कितना डिस्टेंस पर बन गया? 3f पे। ये सेकंड इंपॉर्टेंट है जिसको कि तुम्हें डायरेक्टली ध्यान में रखना है। थर्ड वाले पे चले जाओ, जब ये -1 है तो इसमें ऑब्जेक्ट सेंटर पर है
यानी ये 2f के डिस्टेंस पर है, और इमेज भी सेंटर पर है, यानी वो भी 2f के ही डिस्टेंस पर है। बात समझ में आया? तो ये तीनों अपने लिए स्पेशल हैं। यहाँ पर अपना मैग्निफिकेशन -3 है, हम लोग पहले वाले को यूज करेंगे, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। उसने बोला मैग्निफिकेशन -3, चलो मैंने ये कॉन्केव मिरर को बनाया, ये देखो कॉन्केव मिरर को बनाया, इसके सामने में मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, ये हो गया 4f/3, इमेज बन गया भाई कितना पे, 4f पे, बात खत्म हुआ। अब उसने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो गैपिंग है वो है 20। अब ये वाला जो गैपिंग है वो है 20, दैट मीन्स ये देखो 4f और 4f/3 का डिफरेंस है 20, तो 4f - 4f/3 इट इज इक्वल्स टू 20। तो अब इसको अगर सॉल्व कर लें, 3 4 12 - 4 यानी 8f/3 इज 20। सो अपना f हो गया, हैंस f हो जाएगा 23 × 60/8, 60/8। ठीक है, उसने क्या पूछा हमसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, 2f, तो यानी 2 × 60/8, 2 4 जा 4 से ये 15, यानी ये हो गया आंसर कितना, 15। तो ये आंसर हो गया 15। समझ में बात आया? तो ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है। टफ भी क्वेश्चन में मैं इसको गिन सकता हूँ, या ट्रिकी क्वेश्चन में भी मैं तुम्हें गिनवा सकता हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में करंट है, फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टिंग वायर जिसका लेंथ L है, उसको सर्कुलर फॉर्म में अगर मोड़ दिया तो डेफिनेटली L का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 2πr। हम लोग मान है ना, अगर उसको सर्कल में मोड़ दिया तो ये लेंथ L है और ये रेडियस को अगर मैंने R मान लिया तो L इक्वल्स टू 2πr, यानी R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L/2π। समझ में आया? अब उसने क्या पूछा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, M इज इक्वल्स टू, तुम ही लोग बताओ, M इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो, I × A। क्लियर है ना, I × A यानी I × πr², तो पाई r की जगह पर है L/2π का होल स्क्वायर। तो कौन सा वाला आ जाएगा पहला ऑप्शन। ठीक है, यस हो गया, चलो बहुत बढ़िया। मुझे क्वेश्चंस तो आज ठीक ठाक लग रहे हैं। Which of the following phenomena cannot be explained by wave theory? वेव थ्योरी से रिफ्लेक्शन हो सकता है, डिफ्रैक्शन तो पक्का हो ही सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, कॉम्पटन इफेक्ट नहीं हो सकता। ये एलिमिनेशन मेथड से जाना बेस्ट है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, ये कॉलिजन को बताता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ना जरूरी नहीं है। कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो एक स्कैटरिंग इफेक्ट को बताता है, जिसमें फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन से टकराता है और फिर इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाता है। बट वो डिटेल जो है वो पहले हमारे सिलेबस में था, अब नहीं है, तो इसके पीछे में भागने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखना है कि कॉम्पटन इफेक्ट पार्टिकल नेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कौन सा वाला, बोर्स ऑर्बिट में। एक काम करते हैं, यहाँ पर लिस्ट बना लेते हैं। एफ जो होता है, पहले रेडियस से स्टार्ट करो। आर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। इसका बाद v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n, v मतलब वेलोसिटी। फिर इसके बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। टाइम पीरियड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। ठीक है, करंट भी जो होगा वो यही वाला होता है। इसके बाद एनर्जी जो होता है, एनर्जी E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -z²/n²। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो भी याद रखो z³/n⁵। मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड B μ0I/2r, I मतलब हो गया ये वाला। ठीक है, और बाय आर करेंगे नहीं, ठीक है, z³/n⁵। ठीक है, बस इतना को थोड़ा सा ध्यान में लिख लो, एक दो जगह पर लिख करके इसके बाद तब इसको याद कर लो। तो कौन सा वाला पूछा था, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली ये वाला। अच्छा, z है नहीं, n के साथ में देख लो n³। ठीक है, तो नेक्स्ट पे। इन अ लॉन्ग ग्लास ट्यूब मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B 1.3 1.4 नो। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग मेनिस्कस टुवर्ड्स A, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 13 सेंटीमीटर, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। A विथ मैग्निफिकेशन -2, ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं। देखते ही इस क्वेश्चन को छोड़ देना, एग्जाम में अगर कभी भी आ जाए तो छोड़ देना। मैं कैसे छोड़ दूं, मुझे करना ही पड़ेगा। आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन। ये देखो, एक ट्यूब में 2 लिक्विड भर रखा है और इस साइड पे मैंने मान लिया लिक्विड A है, इस साइड पे मान लिया लिक्विड B है ना। और यहाँ पर बीच में एक सरफेस है जिसका कॉन्वेक्स साइड A के तरफ है। ये पूरा का पूरा ये लिक्विड A है, ये वाला लिक्विड B है, डन है। अभी अब उसमें जो है हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 13 सेंटीमीटर। तो इधर पे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टेक्स से 13 सेंटीमीटर पर प्लेस्ड है। ओके,
और इसमें मैग्निफिकेशन आ रहा है -2, मैग्निफिकेशन है m का वैल्यू है -2, ठीक है। m का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करो, यहाँ पर ऑब्जर्वर हो गया, ऑब्जेक्ट उधर है तो यानी इधर पे तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगा। ये इसको हम लोग μ1 कहेंगे, इसको हम लोग μ2 कहेंगे। μ1 हो गया 1.3, μ2 हो गया 1.4, ठीक है। तो m का फॉर्मूला होता है μ1 v बाय μ2 u। ये सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का होता है, सिंगल रिफ्रैक्टिंग कर्व्ड सरफेस। m के जगह रखो -2 इक्वल टू μ1 के जगह पर होगा 1.3 इंटू वी बाय μ2 की जगह हो गया 1.4 इंटू यू के जगह रख दो -13। यहाँ से सॉल्व करेंगे, पॉइंट गया, सॉल्व करो, v 13 खत्म, 14 2 जा 28, ओके 28 आ गया, v आ गया 28, ओके। अब उसके बाद हमें निकालना है रेडियस। रेडियस के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, ठीक है। अब μ2 हमें पता है 1.4 बाई वी पता है 28 माइनस μ1 है 1.3, u है -13, μ2 1.4 माइनस 1.3 बाई आर, आर हमें निकालना है, सॉल्व कर लो, यू कैन फाइंड आउट द आर, जो भी आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें से आर तुम लोग निकाल पाओगे, मुझे पूरा भरोसा है, सॉल्व करिए फटक से, डन। तो नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस 20, डिस्टेंस है 1 क्या है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। द एनर्जी डेंसिटी बिटवीन प्लेट्स, ओके। एनर्जी डेंसिटी का जो इक्वेशन होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब ई के जगह पर चलो हाफ एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 10⁻12 इंटू ई के जगह पर क्या हम लोग वी बाई डी लिख सकते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, वी बाई डी, वी पोटेंशियल डिफरेंस, डी सेपरेशन। तो वी कितना है वोल्टेज 20 बाई डी कितना है 1 माइक्रोमीटर, 1 इंटू 10⁻6 इसका स्क्वायर। बस इसको सॉल्व ही तो करना है, क्या ही है इसमें, इजी है, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। करके बताओ क्या आएगा। यहाँ पे 2 2 जब 4 से ये गया तो 2 बच गया, 2 इंटू 8 16 17 यानी ये वाला बनेगा 18 वाला, या तो वो वाला या तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक आएगा, ठीक है। तुम लोग सॉल्व करके खुद से निकाल दो, ए या डी में से आएगा, डन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला का, सर्कुलर कॉपर डिस्क है और इतना है, ये रेडियस है, क्या पूछना क्या, अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस, अच्छा बिटवीन द एक्सिस एंड रिम, ओके। अच्छा ये अगर मान लेते हैं डिस्क है तो ये सेंटर हो गया और ये पॉइंट हो गया रिम, इसको मिलाने पर इसको हम लोग कह सकते हैं एक रॉड जिसका लेंथ है r, इट विल बिहेव लाइक द स्पोक। ये अगर हम लोग घुमा रहे हैं ओमेगा से और मैग्नेटिक फील्ड है अगर मान लेते हैं ऐसा, तो इसके अक्रॉस में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दैट ईएमएफ को लिख सकते हैं बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। बी दिया हुआ है 0.4, ओमेगा दिया हुआ है 10 पाई, आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 का स्क्वायर बाई 2, कुछ ये आ गया। अब ये तो एक लेंथ में आया, अब अगर ये डिस्क है तो मतलब वी कैन कंसीडर इट लाइक द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ्स, आर यू गेटिंग और नॉट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ्स। तो ऐसे में हर एक तो पैरेलल में ही हो गया, तो पैरेलल में अगर होने से जो एक का आंसर आएगा वही सभी का आंसर आएगा, तो आंसर विल रिमेन सेम, जो यहाँ से आ जाए तो वहां से निकालो, वॉट एवर यू विल गेट द सेम आंसर विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है, बिकॉज ऑल दिस रॉड्स आर इन पैरेलल, सो सेम ईएमएफ, डन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, ठीक है। फ्रिंज पैटर्न 10th ब्राइट फ्रिंज है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 mm, क्या बात है। तो y इक्वल्स टू n टाइम्स लैम्डा d बाई डी, y के जगह पर अपना है 10 mm यानी 10 इंटू 10⁻⁻3, ये n भी 10 है, लैम्डा के जगह पर है 600 नैनोमीटर, 600 इंटू 10⁻⁹ इंटू कैपिटल D बाय स्मॉल d,
ये अपने लिए क्वेश्चन 1 हो गया। इसके बाद कह रहा है वो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर of the same 10th bright fringe from the central maxima when the source of light is replaced by 660 नैनोमीटर। अच्छा ये y सेम 10th ही है, n की जगह वापस से 10 रखना है, लेकिन लैम्डा है इस बार 660 नैनोमीटर, सेम सेटअप है, सो कैपिटल D बाई डी। सो बेसिकली दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों का रेशियो ले लूं तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जस्ट डिवाइड देम। तो 10 इंटू 10⁻³ बाई वाई इक्वल्स टू, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 600 बाई 660। ठीक है, तो y इक्वल्स टू, हैंस y इक्वल्स टू 66 इंटू 10 इंटू 10⁻³ बाई 60, 0 0 6 से गया 11 टाइम्स 11 mm। क्लियर? चल, एक थिन प्रिज्म है 4 डिग्री का, इतना रिफ्रैक्टिव, उसको कंबाइन किया इसके साथ, क्या है, विदाउट डेविएशन, डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। बिना डेविएशन का अगर होना है तो दोनों का जो एंगल ऑफ डेविएशन वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। तो Δ1 का वैल्यू होगा μ1 - 1 इंटू A1, इट मस्ट बी इक्वल टू μ2 - 1 इंटू A2, तभी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के डेविएशन को कैंसिल आउट कर सकता है। तो μ1 के जगह पर हो गया 1.54 - 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 1.72 - 1 इंटू A2। तो यहाँ से A2 हम लोग निकाल लेंगे, जो भी आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। डिजिटल सर्किट कैन बी मेड बाय रिपीटेटिव यूज ऑफ, तो दो ही चीज़ को हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं, एक होता है NAND और एक होता है NOR। इन दोनों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं क्योंकि इसके रिपीटेटिव यूज से कोई भी गेट बना सकते हो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में उसको ले लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या आ गया, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m है, चार्ज q है, इज फास्टन टू वन एंड a। अच्छा यहाँ पर है qm, ओके, ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग having equilibrium length L, okay, whose other end is fixed at O। इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, the whole system is placed on a frictionless horizontal plane and is initially at rest if uniform electric field is switched on, then the speed of the particle when it crosses the x axis, okay। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, तो यानी वो इस पर लगाएगा फोर्स, उस फोर्स की वजह से ये आएगा इधर के तरफ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए इसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा और यहाँ पर आते वक्त में इसके पास स्पीड हो जाएगा। बस इतना ही बात है ना, ओके ओके। तो बेसिकली बात को घुमाए फिराए ना, देखो ये जो है यहाँ पर है QM, ये यहाँ पर आ जाएगा, जब यहाँ पर आएगा तो इसका स्पीड होगा V, ये एंगल है 60। तो बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितना का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर ये L है तो ये लेंथ जो होगा वो हो जाएगा L cos 60, मतलब L/2। तो जो ये बचा यही वाला लेंथ है ना यहाँ तक, तो ये भी L ही है, L में से L/2 को माइनस करो तो ये भी कितना बच जाएगा, L/2। तो ये जो लेंथ है ये L/2 ही है। डन, ओके। इसके बाद क्या बोल रहा है ये, स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम तो लगा ही सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहेगा, कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो कौन सा वाला लगाऊं, बस यही सोच रहा हूँ। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगा करके देखता हूँ। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिख ही सकता हूँ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा, टेंशन वगैरह कोई काम नहीं करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कितना लिखते हैं, वो होता है माइनस डेल यू। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं माइनस डेल यू इक्वल्स टू डेल्टा के। अब डेल यू को लिखते हैं हम लोग क्यू डेल्टा वी, माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू डेल्टा के। ये तो अभी तक में कॉन्सेप्ट ही चल रहा है भाई, अबे आंसर कब आएगा। ओके, सो माइनस
Q इंटू, अब डेल्टा V को लिखते हैं हम लोग ED, एक्चुअली माइनस ED है ना, डेल्टा V को क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस ED। तो ये हो गया माइनस, E भी उधर है, D भी उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस ED cos थीटा होता है ना, E इधर है और D भी इधर ही, यही तो D है, यही D का वैल्यू L/2 है, तो माइनस E D के जगह पर हो गया L/2, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि थीटा 0 बन गया, इक्वल टू डेल्टा K। बहुत ही बढ़िया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया QEL/2 इक्वल्स टू हाफ mv² माइनस 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 ही था, तो यही आंसर हो जाना चाहिए ना। हमें स्पीड लिखना है, तो यहाँ से 2 उड़ा दो, v² निकालना है, तो QEL/m, QEL/m, सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर, v निकल गया। क्वेश्चन अच्छा था, गुड वन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको दोबारा से एक बार आप लोग करिए, यहाँ से तो v तो निकाल ही लोगे तुम लोग, उसका इशू नहीं है, ये वाला स्टेप तुम्हारे समझ में आना चाहिए, ये मैंने जो किया है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप, फिर डेल यू के जगह पर Q डेल V, फिर ये डेल V के जगह पर जो हम लोग लिखा है, जो भी मैंने लिखा है, तो वो डेल V होता है माइनस ED cos थीटा। अब यहाँ पर E जो है वो राइट वर्ड है, D भी राइट वर्ड है, इसलिए थीटा की जगह 0 बन गया, तो माइनस E और D की जगह पर कितना, ये देखो ना, ये चार्ज इस लेवल पर था, फाइनली यहाँ आ गया, तो कितना दूर ये मूव कर गया, तो L/2, तो इसलिए यहाँ L/2 लिख दिया, ठीक है, ओके, बढ़िया है। अब बोलोगे यहाँ से यहाँ तक जो आया वो उसको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर में अगर मूव भी करते हैं तो उससे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है, तो जो हम लोग टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस आता है। आई होप कि ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्लियर है तुम लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसीलिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके परपेंडिकुलर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करियो, अगर फिर भी नहीं लगता है तो मैं हूं ना, डायरेक्टली आओ, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक। चलो 6 नंबर, अबे अच्छा किया, क्या उल्टा से स्टार्ट किया था, कितना है ये क्वेश्चन, EM वेव E का वैल्यू है कुछ दिया हुआ, ये फिर कह रहा है कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ 200 सेंटीमीटर है, उसमें कुछ एनर्जी है, इफ अनदर सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर then previous one holds the same amount of EM energy, then magnetic field of the corresponding EM wave should be, magnitude of the electric field। ओके, एनर्जी जो होता है, एनर्जी डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E², करेक्ट है। तो एनर्जी को हम लोग लिखेंगे दिस इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा ना, यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा। अब वॉल्यूम में उसने नाम लिया है सिलेंडर का, तो अगर हम लोग सिलेंडर को लेते हैं तो लेंथ L है, अगर डायमीटर D है तो वॉल्यूम हो जाएगा πd²/4 इंटू L। तो मतलब जो टोटल एनर्जी बनेगा वो हो जाएगा U के जगह पर हाफ एप्सिलॉन नॉट E² इंटू वॉल्यूम के जगह पर बन जाएगा πd²/4 इंटू L। बताओ ये बात सबको समझ में आ गया, ठीक है, ये हो गया टोटल एनर्जी का। अब उसने वो दो सिलेंडर का बारे में बात कर रहा है और दोनों में सेम एनर्जी है, तो एक काम करते हैं, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो पहली बार में लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट टाइम में जो E है, ये E है ना, ये E, वो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 100, हालांकि यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट E², ये E जो होता है वो RMS वैल्यू होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें 100/√2 लिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ 100/√2 का स्क्वायर ही लिखते हैं इंटू πd²/4, तो πd²/4 इंटू लेंथ के जगह पर है 200, अभी L ही रहने दो, ठीक है। अभी आगे है हाफ एप्सिलॉन नॉट और उसमें भी लिख देते हैं E0/√2 का होल स्क्वायर इंटू π/4 d², तो d² डायमीटर उसने बोला था हाफ, तो यानी ये हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर इंटू लेंथ बोला है सेम, क्लियर हुआ। हाफ एप्सिलॉन नॉट काट दो, √2 को काट दो, πd² को काट दो,
एल को भी काट दो, बचा क्या यहाँ पर 100 स्क्वायर, 100 स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में देखो ई नॉट स्क्वायर बाई 4, तो ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स 100 स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स 100 का स्क्वायर, तो ई नॉट हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी 200, तो 200 वाला तो यही एक है, हो गया। बाकी क्लियर हुआ? चलो ये क्वेश्चन भी, ये तो टफ है रे, ये टफ क्वेश्चन, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पर अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन की वजह से टफ है, पर करोगे तो आ जाएगा। 5 पे एक वायर है, रेसिस्टेंस R है, पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल में बोला, फिर उसने स्क्वायर में बना दिया। अगर इसको इक्विलैटरल में पहले बनाया, फिर उसने एक स्क्वायर बना दिया, तो रेसिस्टेंस R है, तो हर साइड हो गया R/3 R/3 R/3, इसमें हो जाएगा R/4 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 R/4। अब कह रहा है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज, एज तो इसको कहते हैं, तो इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो ये और ये वाला जो ये तो सीरीज आ गया, तो ये बन गया 2R/3, इसमें जो एज कहेंगे वो ए और इसको कहेंगे, तो इसमें ये तीनों आ जाएगा सीरीज में, तो वो बन जाएगा 3R/4, तो R/3 और 2R/3 का इक्विवेलेंट, ठीक है। इसमें ये दोनों तो पैरेलल में आ गए ना, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 करके अगर लिखें तो 1/R/3 R/3, तो इसको 3 ऊपर कर दो, प्लस 1/2R/3, तो 2R ये भी 3 ऊपर चला जाएगा, तो सॉल्व तो कर ही लोगे। ये बन गया तुम्हारा 6/2 और 6 + 3 9, मतलब R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/9 इस साइड से, वहाँ से ऐसे ही निकाल दो, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 यानी हो गया 4/R प्लस 1/R2 यानी ये हो जाएगा 4/3R, वहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल दो, तो 4 12 + 4 16 यानी 3R/16। अब इन दोनों का उसने रेशियो पूछा, R इक्विवेलेंट 1 R इक्विवेलेंट 2, इन दोनों का उसने रेशियो पूछा, रेशियो जो भी आ जाए 2R/9 और 3R/16, मालूम नहीं भाई कौन सा आएगा, लेकिन जो भी आएगा तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, प्लीज कर लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। 4th में ये क्वेश्चन आसान है, ये तीन का तीनों ही पैरेलल में आ जाएंगे। ये देखो, ये अगर A ये B है, तो ये A मतलब यहाँ का A, ये B मतलब यहाँ का B, ये भी AB ये भी AB ये भी AB, तो ऑल द 3 आर इन पैरेलल, तीनों ही बराबर ही है, तो R इक्विवेलेंट सिंपली हो जाएगा क्या, x/3, ये हर एक x मैंने मान लिया, तो ये R/3 है, यानी 1/3 ऑफ x के जगह पर रख दो R/3, तो ये हो गया R/9, R/9, ठीक है। नेक्स्ट पे चलता हूँ। 2 स्टार्स अपीयर रेड एंड ब्लू, तो ये याद है वेन्स लॉ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, है ना। तो रेड वाले का वेवलेंथ ज़्यादा होता है, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो रेड का टेम्परेचर कम होगा ऑब्वियसली, तब ब्लू का ज़्यादा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसका वेवलेंथ कम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, डन, इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कैसा डायग्राम है जी। A hemispherical vessel is completely filled with a liquid of refractive index mu. A small coin is kept at the lowest point O. The minimum value of refractive index so that a person can see the coin from point E. यहाँ ओके, यहाँ से देखना है इस O को, मतलब ये जो है ये कुछ ऐसा जाना पड़ेगा तभी उसको दिख पाएगा, समझे क्या। ये समझो, इसको यहाँ पर से देखना है ना, ये जो है यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वो हम लोग क्या बोलते हैं इसमें TIR वाले केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले में, जो कि यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर होना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाएगा 90। तो ये जो साइन थीटा सी होता है, साइन थीटा सी ये होता है 1/μ, ठीक है। तो अब इस हिसाब से यहाँ से देखो, ये है R
ये भी है r, तो ये तो 90 हो गया, ये 45, ये 45, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना हो गया 45, मतलब थीटा सी के जगह पर ये है 45, तो साइन 45 यानी हो गया 1/√2 इक्वल्स टू 1/μ, सो म्यू हो जाएगा √2। क्वेश्चन देखने में तो टफ था, लेकिन मॉडरेट कैटेगरी में ये आ जाएगा, उतना टफ में से नहीं गिनेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, प्लीज रिपीट इट। अब ये लास्ट क्वेश्चन पर है, कैपेसिटर है C1 C2 कनेक्टेड इन पैरेलल, तो अगर हमने C1 C2 और पैरेलली एक बैटरी से लगा दिया, as shown below, the energy stored with them are U1 and U2, which of the following? ओके, किसमें ज्यादा चार्ज, क्योंकि दोनों में तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V, तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसमें चार्ज भी तो ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज यहां पर दिख रहा है, तो चार्ज किसका ज्यादा है, इसका वाला ज्यादा हो गया क्योंकि इसका वाला यहीं पर है, तो C2 का चार्ज ये है C2, समझे, तो C2 वाले का चार्ज वैल्यू ज्यादा दिख रहा है, मतलब C2 ही ज्यादा है, तो C2 ग्रेटर देन C1, C2 ग्रेटर देन C1। ओके, जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, एनर्जी भी लिखेंगे तो हाफ CV² ही लिखेंगे क्योंकि V दोनों में सेम है, तो एनर्जी भी उसी में ज्यादा होगा जिसका C ज्यादा होगा, तो C अगर C2 का ज्यादा है तो एनर्जी भी इसी का ज्यादा होगा, यानी U2 इज ग्रेटर, यानी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगा बिकॉज V इज सेम। तो ये था अपना पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन। इस पूरे पेपर में अगर मैं एनालाइज कर किया तो मुझे लगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ थे, ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन एकदम से भी टफ नहीं था, तो मुझे 1 2 तो मैं टफ कैटेगरी में नहीं रखूंगा, यस दे आर ट्रिकी क्वेश्चंस, 3 भी टफ में नहीं है, 4 नहीं है, 5 थोड़ा कैलकुलेटिव है, 6 विल कम अंडर अ बिट टफर क्वेश्चन, 6 आएगा टफ में, 7 कॉन्सेप्चुअल भी है, मॉडरेट भी है और टफ में भी रख सकते हो। तो मेरा कहने का सीधा सीधा सा मतलब है, जब तुम ये क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो ना, तो इमीडिएटली तुम्हारे दिमाग में ये बनना चाहिए कि ये मैं करूं या ना करूं। एक क्वेश्चन तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 13, मुझे क्वेश्चन नंबर 13 सबसे ज्यादा ये लगा जैसे टफ है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर हम इसको नहीं छोड़ पाएंगे तो फाइनली हम एग्जाम में फंस जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस रिवीजन के साथ हम लोग अपना सेकेंड टाइम रिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं पूरे सिलेबस का, एक बार ड्यूरिंग द कोर्स और एक बार ड्यूरिंग द रिवीजन। ठीक है, अब अभी के बाद अपना स्टार्ट होने जा रहा है फुल टेस्ट। गैपिंग जो भी दिनों का है, जो 3-4 दिनों का है, इसमें आपको नया कुछ ट्राई नहीं करना है, बस करना क्या है कि पुराने जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सारे पेपर्स को भाई लोग दोबारा से करो, जो दोबारा से थ्योरी मत पढ़ो, दोबारा से क्वेश्चंस करो। ठीक है, सिर्फ एक फ्रेश नोट्स लो घर पे, सभी का सॉल्यूशन तो एक बार देख ही लिया, बस सभी को सॉल्व करो। एक दिन में टारगेट लो, क्योंकि अभी अब कोई काम नहीं है, एक दिन में टारगेट लो अराउंड 80 से 100 क्वेश्चंस करने का, मतलब 2 पेपर के आसपास का पूरा फिजिक्स सॉल्व करने का, 90 क्वेश्चंस मान ले, एक दिन में 90 क्वेश्चंस को ऐसे करके टारगेट लो मिनिमम, ऐसे 90 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 90 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड देन बाकी टाइम बायो, ये मिनिमम इतने क्वेश्चंस हर दिन ट्राई करो अपार्ट फ्रॉम योर रिवीजन थ्योरी, थ्योरेटिकल पार्ट के रिवीजन के अलावा। ठीक है ना, और उसके बाद तब फिर हम लोग फुल टेस्ट में अपियर होंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।